जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों 3 दिन से क्लास नहीं हुई, जिसमें कि संडे को तो मैं ऑफ ही रखती हूँ, अपना रिवीजन का रखती हूँ। मैं सभी को बोलती हूँ प्रीति मैम ने वीक में मंडे टू सैटरडे जितनी भी क्लासेस कराई हैं उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो संडे का तो छोड़ो, लेकिन 2 मैंने छुट्टी ली थी अपनी बृहस्पतिवार की और शुक्रवार की। वो दोस्तों मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, वो निपटाने थे, तो इसलिए मुझे छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। आज से कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की क्लास। आप सभी को पता है मैं यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कराती हूँ बच्चों को, जिसमें कि मैंने करंट अफेयर रोज डालती हूँ आधे से 1 घंटे की। तो वो जाके आपको देखनी है, प्लेलिस्ट बना दी है। आज की क्लास को मिला के मेरी 11 क्लास करंट अफेयर की हो गई है। तो दोस्तों वो आपको मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखनी है। उससे दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यूपीएससी पीसीएस में। जब अपना जून में एग्ज़ाम होगा तो तब तक आपकी ऑलमोस्ट सारी करंट अफेयर तैयार हो चुकी होगी, तो लास्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा। और सेकंड दोस्तों मैंने क्या स्टार्ट करा रखा है, जो मेरे दोस्त पुराने मुझसे जुड़े हैं उन सभी को तो पता है कि मैम प्रीति मैम यूपीएससी पीसीएस के लिए जो जीएस सेकंड है, जो कि हमारा होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब कि इंडियन पॉलिटी, मैंने वो शुरू करा रखा है दोस्तों। आपको उसमें मैंने कौन कौन से लेक्चर लिए हैं, किस किस टॉपिक से लिए, वो बताने जा रही हूँ। क्योंकि ये इसलिए बताना पड़ता है दोस्तों, बहुत से लोग नए जुड़ते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, वो सोचेंगे कि मैम ने तो मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण पर्सन से ही शुरू करा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी क्लासेस ली हैं। मेरी जो ये जीएस सेकंड है अपना इंडियन पॉलिटी, इसके 8 लेक्चर हो चुके हैं 1-1 घंटे के। तो वो आपको जाके मेरे ही चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर देखने, ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलेगी आपको, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको क्लासेस मिल जाएगी दोस्तों। उसमें मैंने टॉपिक क्या क्या कराया पहले वो बता देती हूँ, जो मेरे बिगनर फ्रेंड्स जुड़ेंगे तो उनकी काफ़ी हेल्प होगी। जैसे कि स्टार्टिंग में दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो नए हैं, मैं प्री कम मेंस की तैयारी करा रही हूँ। मतलब हम ऐसे मेंस के जो मेंस में चीज़ें पूछी जाती हैं, इस तरीके से सारे टॉपिक कवर करेंगे कि ना सिर्फ हमारा मेंस, आपको पता है कि मेंस की करेंगे तो पीटी तो अपना पास हो ही जाना है, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले मैंने क्या कराया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। क्या दोस्तों क्या शुरू कराया मैंने, उसमें पहली क्लासेस ली थी मैंने 2, वो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। वो पता है दोस्तों आपको, अपना कंपनी के शासन से लेके ताज के शासन, मतलब कि 1773 मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके, और जो अपना ताज का शासन शुरू हो जाता है 1858 से लेके 1947 स्वतंत्रता तक दोस्तों, पूरे चार्टर एक्ट जो कि अधिनियम है अपने पूरे कराए हैं, जो जितने भी महत्वपूर्ण थे, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1853 का हो, पूरे जितने भी थे ना वो मैंने सारे कराए हैं। तो वो जाके आपको देखने हैं, आपकी काफ़ी मदद होगी। फिर मैंने दोस्तों क्या शुरू कर रहा था, 2 क्लासेस की ली थी क्योंकि काफ़ी बड़े टॉपिक थे। फिर मैंने दोस्तों 1 क्लास ली थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। आप सभी को पता है इससे डायरेक्ट ना सिर्फ पीसीएस, मतलब ना सिर्फ पीसीएस के प्री में क्वेश्चन डायरेक्ट बने हैं, बल्कि यूपीएससी में मेंस आंसर जो राइटिंग होती है, जीएस सेकंड का जो पेपर होता है, उसमें डायरेक्ट भारत की संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों जितने भी प्रकार की हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, मैंने एकदम डिटेल में कराया है। 13 से 14 विशेषताएं हैं। तो मैंने, जैसे कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संघात्मक है और एकात्मक के गुण और संघात्मक के गुण दोनों तरीके के पाए जाते हैं, कठोर प्लस लचीला है। तो वो मैंने सारा आपको समझाया है, तो वो क्लास आपको देखनी है। फिर मैंने क्या स्टार्ट करा था दोस्तों, भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। दोस्तों उसमें भी 2 क्लास लगी थी, पूरा कंप्लीट कराया है। देन दोस्तों मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना,
जो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इससे भी दोस्तों आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर देख लेना, यूपीएससी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो वो कराया, वो भी 2 क्लास में ख़त्म किया था, क्योंकि प्रस्तावना से पूरी प्रस्तावना आपको बोर्ड पे समझाई थी, एक एक पॉइंट समझाया था, और उसके नेक्स्ट क्लास में मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। दैन दोस्तों मैंने पिछली क्लास में अपने मौलिक अधिकार स्टार्ट कर रखे हैं। मौलिक अधिकार के दोस्तों मैंने 2 क्लास ऑलरेडी डाल रखी है चैनल पे। उसमें मैंने पहले पूरा मौलिक अधिकार का इंट्रोडक्शन कि कौन से पार्ट में है, कितने अपने मौलिक अधिकार हैं, कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक दिए गए हैं, ये न्याय योग्य है या नहीं, वाद योग्य है या नहीं, परिवर्तनीय है या नहीं, पूरा दोस्तों डिटेल में कराया है अपने मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक। तो एक क्लास में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। देन नेक्स्ट क्लास में जो पिछली क्लास ली थी उसमें दोस्तों मैंने एक एक आर्टिकल को, जैसे कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, तो दोस्तों वो एकदम अच्छे से समझाया है। आज की क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीवाईक्यू में, यूपीएससी पीसीएस में, जो अपना यूपी पीसीएस होता है उसमें, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आज हम वो क्वेश्चन करेंगे। मैंने जब पिछली क्लास ली थी क्वेश्चन उसमें भी आपको कराए थे, जितने भी महत्वपूर्ण थे साथ साथ कराती हुई चल रही थी कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। लेकिन एक क्लास मैंने बताया था आपको कि जो पीवाईक्यू है ना, मैं वो भी करा दूंगी। तो दोस्तों आज ये जितने भी मैं जो पिछली क्लास में नहीं बता पाई थी, मैंने ढूंढ के 3-4 सोर्स, आपको पता है मैं इंडियन पॉलिटी के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत तो है ही, ऊपर से मैं बता देती हूँ दृष्टि, और 1-2 और है। किसी दिन बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो तब आपको जानकारी दूंगी। तो दोस्तों आज की अपने मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप सब मोटिवेट रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। कोट है दोस्तों, भूखा पेट, क्या, भूखा पेट, टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन। क्या दोस्तों, भूखा पेट, टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन, ये आपको जिंदगी के सबसे बेहतरीन सबक देते हैं। आप सभी इसको कनेक्ट कर पाएंगे। क्या है दोस्तों, भूखा पेट, टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन, ये आपको जिंदगी के दोस्तों सबसे जो बेहतरीन सबक होते हैं ना, ये देते हैं। अब आप जिन मेरे दोस्तों का दिल टूटा होगा वो वैसे कनेक्ट कर लेना, और जिन दोस्तों ने फाइनेंशियली दिक्कतें झेली हैं वो वैसे कनेक्ट कर लेना कि कई बार ऐसे भी दिन आते हैं कि आपको भूखे पेट भी सोना पड़ता है, तो वो वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और और हम जैसे जो कि बेरोजगार हैं, हम ही क्या दोस्तों, लाखों बच्चा बेरोजगार है, तो वो उससे कनेक्ट कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस सिचुएशन से गुजरे हैं। और ये जो सेकंड वाला है टूटा दिल, इससे तो आई होप बहुत से बच्चे गुजरे होंगे। ये थोड़ा एज ही ऐसी होती है दोस्तों, इसमें आपका कसूर नहीं है, पर ये अलग लेवल की बात है। ये दोस्तों आप इनको, मैं इसलिए ये कोट है, इसकी गहराई को समझना। इसकी गहराई यही है कि आप इनमें से किसी भी सिचुएशन से गुजरे हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अब कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आती है, लेकिन आगे कौन बढ़ता है, आगे कौन बढ़ता है, वही बढ़ेगा दोस्तों जो इन सिचुएशन को टैकल करके फिर ये समझ जाएगा कि ये सब आप तभी चेंज कर सकते हो, अपने दिन तभी बदल सकते हो जब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेंगे और आपके पास जो भी आप करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए ही इंटरेस्टेड होता है ना, ये तो अपना अपना है। देखो आप बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो आपके रुचि के हिसाब से आप अपना चुने और उसमें अपना बेस्ट दें। तो दोस्तों यही कोट का हर कोई रिलेट कर पा रहा होगा, क्योंकि ये सिचुएशन सभी के साथ होती है। देखो कभी ना कभी सभी को इन स्थिति से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो अब इन सब सिचुएशन को सोच समझ के टैकल करके आगे बढ़ता है। तो अपने को यही करना है दोस्तों। ये टेम्परेरी चीज होती है, टूटा दिल ये वो 2-4 दिन का दुख होता है, फिर ऐसा कोई नहीं कि आप इससे नहीं निकल सकते। ठीक है, ये तो मोटिवेशन की बात हुई। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज की मौलिक अधिकार की क्लास। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैंने पिछली क्लासेस में आपको
पूरा डिटेल से ये समझाया। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इससे बाहर दोस्तों अगर आप मेरी ये मौलिक अधिकार की 3 क्लास ले लेते हैं, इससे बाहर दोस्तों आपको ना प्री में ना मेंस में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मेंस में भी आता है तो मैंने दोस्तों इतने डायमेंशन से आपको चीज़ें मौलिक अधिकार की समझाई हैं कि आप एक अच्छा आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अब जैसे आज महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने पहले ही लिया है दोस्तों PYQ से। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ना सिर्फ यूपी PCS में पूछा गया बल्कि BPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पहला क्या है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड मतलब कि संबंधित आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट टू प्रेस मतलब प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऐसे दे देंगे 19(1) का, 19(1) का, 19(1) डा, ऐसे करके आपको आर्टिकल दे देंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, जहां भी प्रेस की स्वतंत्रता आई दोस्तों आपको ध्यान रखना है भाई ये तो है अपना 19 का में। क्या दोस्तों 19 का होगा या ऑप्शन में 19 आ होगा, तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। 19 का हुआ तो 19 का लगा देना और 19(1) हुआ तो ये लगा देना। क्या दोस्तों 19(1) का होगा या दो ऑप्शन में या फिर होगा 19(1) ठीक है, और 3-4 और ऑप्शन में होंगे। तो आपको तो बस यही ध्यान रखना है कि मैम ने बताया था 19(1) का में है, ये हुआ तो ये, ना तो 19(1) में है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये दोस्तों किसी न किसी पीसेस में आपको जरूर अगेन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक जानकारी और दे दूं इसके बारे में, जो प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल है दोस्तों ये प्रत्यक्ष रूप से संविधान में उल्लेख इसका नहीं है। अगर ऐसा है आए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है क्या इसका डायरेक्ट संविधान में उल्लेख है, तो दोस्तों ध्यान रखना है जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसका प्रत्यक्ष रूप से संविधान मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है। तो ये चीज आपको एकदम बैठा लेनी है माइंड में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अपना भारत के किस भाग को, भारत के दोस्तों ये भी PYQ का क्वेश्चन है डायरेक्ट मैग्ना कार्टा से। क्या है, भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भाग 3 जो कि है अपना FR मतलब कि फंडामेंटल राइट। भारत का अगर मैग्ना कार्टा आए कहीं भी आपको दिखे ना कि भाई भारत के मैग्ना कार्टा के बारे में बात हुई है, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये तो फंडामेंटल राइट को कहा गया है, किसको मतलब मौलिक अधिकार को कहा गया है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी तो मतलब आपको तब कंठस्थ होगी जिन्होंने मेरी पिछली क्लास कर रही है कि कौन से आर्टिकल में है, कहां से कहां तक है, किस भाग में मौलिक अधिकारों की बात है और कितने अपने मौलिक अधिकार हैं, और संपत्ति के राइट को जो पहले मौलिक अधिकार था उसको क्या है। ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने पिछली भी क्लास में दे रखी है। आज आप इसे रिविजन के तौर पर और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उस डायमेंशन से मैं करा रही हूँ। अब देखो जैसे भारत के किस भाग को, भारत का मैग्ना कार्टा है ना, ध्यान सिर्फ दोस्तों की पॉइंट पे जाना चाहिए। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप तभी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जब आप अपने टाइम की कीमत समझे, क्योंकि आपको पता है यूपी PCS में सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं और क्वेश्चन होते हैं अपने प्रश्न होते हैं 150। तो 150 में आप देख लो कि 2 ही घंटे अटैम्प्ट करने हैं। एकदम की पॉइंट पे जाना चाहिए कि भाई भारत का मैग्ना कार्टा, अरे ये तो मौलिक अधिकारों को कहा गया है अपने संविधान में, और मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं, ये दिए गए हैं पार्ट 3 में, और कहाँ से कहाँ तक है 12 से 35 है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। देन दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में संसद कौन कर सकता है। मैं सारे तरीके से बताऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, बस आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया ना आंसर वही होता है, लेकिन हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं यार हमने तो क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था, बस वहीं से हार जीत निश्चित होती है। अब जैसे ये है मौलिक अधिकारों में संशोधन, मैंने लिख दिया बाय संसद, है ना। अब समझाऊंगी आपको बाय संसद क्यों लिखा। जैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन, बाय मतलब किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो अपने मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिन्हें हम मूल अधिकार भी कहते हैं, इनमें संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, या ये पावर भारत के जो मौलिक अधिकार हैं इनमें संशोधन करने की पावर किसके पास है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये पावर है अपनी संसद के पास।
मतलब अपनी पार्लियामेंट के पास ये पावर है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की। तो दोस्तों इस पर आप 3 स्टार लगा लो, आपको किसी ना किसी पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फंडामेंटल राइट। एफआर जहां भी लिखा हो तो आपको समझ जाना है, क्योंकि ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आपको नोट्स, और आप सोचेंगे फिर एफआर क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। जहां भी आपको मेरी क्लास में एफआर लिखा हुआ दिखे तो फंडामेंटल राइट समझ जाना है। जैसे एफआर को मतलब फंडामेंटल राइट को लागू करने का दायित्व, क्या दोस्तों, लागू। अब यहाँ हो रही है लागू की बात, क्या है, फंडामेंटल राइट को लागू करने का दायित्व किस पर है, क्या दोस्तों, फंडामेंटल राइट को लागू करने का दायित्व किस पर है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बताती हूँ कैसे बनते हैं। इसमें बनेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, फंडामेंटल राइट को मतलब कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ऐसे दे देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट की, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की, और एचसी समझ जाना हाई कोर्ट, ठीक है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, और एचसी मतलब हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको ऐसे देंगे कि केवल उच्चतम न्यायालय की, केवल उच्च न्यायालय की, या दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं इनको लागू करने का दायित्व इन दोनों का है, मतलब कि उच्चतम न्यायालय का भी है और अपना उच्च न्यायालय का भी है, मतलब कि एससी का भी है और एचसी का भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको दोनों पे ही टिक लगाना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अपना एफआर। एफआर मतलब कि फंडामेंटल राइट का निलंबन। निलंबन क्या है दोस्तों, एफआर। एफआर मतलब कि फंडामेंटल राइट का निलंबन कौन कर सकता है, मतलब कि जो अपने मौलिक अधिकार हैं इनका निलंबन कौन कर सकता है। दोस्तों अगर आपको निलंबन और ये डिटेल में जानना है कि कौन से ऐसी आर्टिकल हैं जिनका निलंबन नहीं होता है, और कौन से ऐसे आर्टिकल है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उनको मतलब उनका निलंबन हो सकता है और इनका नहीं, ऐसे दोस्तों 2 आर्टिकल हैं जिनका जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब भी निलंबन नहीं होता। ये 2 आर्टिकल फिर बता देती हूँ आपको, क्योंकि इससे यूपीएससी पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों ऐसे 2 आर्टिकल हैं जिनका निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं होता। तो ये हैं 20 और 21। ऑप्शन में होगा 20, 21, 19, 20। तो आपको 2 आर्टिकल याद रखने हैं कि मौलिक अधिकार के ऐसे 2 आर्टिकल है जिनका निलंबन नहीं होता, 20 और 21। अब क्वेश्चन क्या है कि फंडामेंटल राइट का निलंबन कौन कर सकता है। जो ये फंडामेंटल का राइट है इनका निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल में कर दिया जाता है, तो आखिरकार ये अधिकार है किसका। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये अधिकार है राष्ट्रपति जी का। अब अभी हाल ही में कौन राष्ट्रपति हैं, कितने नंबर के हैं, कौन सी जनजाति है। तो दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो में करंट अफेयर की भी अपनी और अपना ये जो भी मैं इंडियन पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया है, इसमें भी आपको राष्ट्रपति जी के बारे में जो अभी बनी है उनके बारे में हर क्लास में पूरी जानकारी दी है। तो आज का मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि आपको बताना है कि अभी राष्ट्रपति जी कौन है और वो किस जनजाति से बिलोंग करती है, कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं वो। तो आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है ये सब चीज़ें। देखती हूँ आपको कितना याद है, देख भी रहे हो ये क्लास या नहीं। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा क्योंकि इसका जिक्र मैंने पिछली क्लासेस में नहीं किया है, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है। जब ये आर्टिकल 20 कराया था तो बता दिया था, आज डिटेल में कर लेंगे और क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। जैसे कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति है अपराध कर देता है तो दोस्तों हमारे ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में कि उसको एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये दोस्तों आर्टिकल 20 मतलब कि आर्टिकल 20 में कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस पर आप 3 स्टार लगा लें क्योंकि ये PYQ में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये पीसीएस में भी पूछा गया है। और अगेन जितने भी पीसीएस आने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, अपना जो पीसीएस आने वाले हैं, पीसीएस अपना यूपीएससी में तो आता ही आता है। पीसीएस कौन से आने वाले हैं जून में, जैसे कि अपना यूपी पीसीएस है, अभी
जनवरी फरवरी में बता रहे हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा दोबारा, तो बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिपीट होते हैं दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि कहाँ से बनाएंगे। अब ये सोचो, मैंने फंडामेंटल राइट की 3 क्लासेस ली, और 3 क्लास में मैंने ऐसा, मुझे अगर आप आज की भी ये क्लास ले लेंगे और 2 पहले की, इससे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन बनने थे उन्हें सारों को एक जगह इकट्ठा करके, रिसर्च करके, 3-4 सोर्स से पढ़ के, और देखा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कुछ अलग तो नहीं है। तो मैंने पूरे तरीके से इकट्ठा एक जगह करके और आपको सारी चीज़ें करा दी। अब ये बताओ कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? इसमें तो फंडामेंटल राइट बदल थोड़ी ना जाएंगे, चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ो या आप दृष्टि से पढ़ो। बस थोड़ा ये हो जाता है, किसी में पूरी डिटेल में दिया होता है, किसी में जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में फैक्चुअल चीज़ें दी हुई होती है। मैंने क्या किया, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लिया, जहाँ पर फैक्ट्स थे, क्वेश्चन कराने थे, वहाँ से भी ले लिया। तो दोस्तों अगर आप ये क्लास कर लोगे ना तीनों, तो इससे बाहर मौलिक अधिकार से कुछ भी नहीं जाएगा। अब जैसे ये है, ये लास्ट का ये क्वेश्चन है अपना कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राइट टू एजुकेशन, आपको पता है जो 86वां संविधान संशोधन है, ये किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। से के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये शामिल किया था, ऐसे देंगे सन 2005 में, सन 2004 में। अभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी, हाँ अभी तो याद है हमें, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद ना, जैसे एग्जाम हॉल का प्रेशर तो सभी को पता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर तो सभी ने झेला है 1-2 बार। जब आप पेपर देने जाते हैं ना दोस्तों, एक मतलब अजब ही नेक्स्ट लेवल का प्रेशर होता है। आप कितना भी कूल नहीं, प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर दे, ऐसा भी करेंगे ना, लेकिन वहाँ पर दोस्तों कई बार ऐसी सिली मिस्टेक होती हैं। हमने ये क्वेश्चन कितनी बार नहीं पढ़ा होगा सबने, कि भाई जो राइट टू एजुकेशन है ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ऐड हुआ था, और कब हुआ था? सन 2002 में हुआ था। लेकिन दोस्तों वहाँ इतने ऑप्शन करीब होते हैं ना, सन 2002 दे देंगे, 4 दे देंगे, इतना कंफ्यूजन होगा। 2 को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, इसकी तो मुझे पक्की गारंटी है, क्योंकि हम भी कर देते हैं। लेकिन जो 2 होते हैं ना उसमें फंस जाते हैं। ऐसे मन करेगा यार सन 2002 था या 3 था, 2 था या 3 था, तो वो ही गलती हो जाएगी। और जब आके आप मिलाएंगे ना आंसर की से, सच में इतना दुख उनका नहीं होता जो नहीं पढ़ा होता, वो गलत हो जाता है, इनका ज्यादा होता है। जो पढ़ा हुआ होता है ना, कई बार पढ़ा हुआ होता है और टिप्स पे होता है, ऐसी चीजें गलत होती है ना दोस्तों, सीरियसली मत्था घूम जाता है देख के कि यार ये कैसे गलत हो गया। तो हमें इसी मिस्टेक से बचना है, अपनी चीजों को, जो ये 2 में कंफ्यूजन होता है ना, ये इसे क्लियर करते हुए चलना है। अब आपको ध्यान में आ जाएगा कि 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, इसमें मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था राइट टू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का अधिकार। और ये कब जोड़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है, सन 2002 में। और ये क्यों जोड़ा गया? इसमें एजुकेशन किस बच्चों को दी गई? जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं ना, उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये है। अब दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली क्लासेस में भी मौलिक अधिकार की कराया और आज भी समझा देती हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। दोस्तों ये यूपीपीसीएस में पिछले साल ही पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी और पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, समाप्त कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ये भी दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सीरियसली। ये ऐसे ऑप्शन में देंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, 42वें द्वारा किया गया 1978 में। इसमें 44-42 में ही आप कंफ्यूज, बाकी को तो एलिमिनेट कर दोगे 2 को, लेकिन जो ये 44 और 42 है इसमें फिर भी कंफ्यूजन। तो जहां भी संपत्ति के अधिकार का समापन आए, मतलब समाप्ति की बात हो, तो आपको यही अपना संशोधन ध्यान रखना है, 44वां को बैठा लो कि संपत्ति का अधिकार के समापन की जहां भी समाप्ति की बात होगी 44वां है। और डेट आ जाए तो 1976, 8 नहीं लगा के आना, ये इनमें ही कंफ्यूजन होगा 76 में और 78 में। तो 78 नहीं याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1976, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, ये तो मोस्टली सभी को याद हो जाता है। आई होप आपने इतने एग्जाम दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, जितने भी 2-4 दिए हैं, जैसे एसएससी वगैरह का जो देते हैं उसमें तो डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं। अब इससे एक और क्वेश्चन जनरेट ये होता है, जो अभी देखा जा रहा है काफी एग्जाम्स में, कि
अब ये कैसा अधिकार है? जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले तो अपना मौलिक अधिकार था और बता दिया कि भाई कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया। लेकिन अभी कैसे क्वेश्चन बनता है, अभी बनता है कि अब ये मौलिक अधिकार से हट गया, तो अब ये कैसा अधिकार है? ऐसे देंगे, मतलब आपको बस यही ध्यान रखना, 3-4 ऑप्शन में होंगे ना, वैधानिक, कानूनी और असंवैधानिक, ऐसे। तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है इसको बना दिया गया है कानूनी, मतलब कि लीगल राइट। अब ये तो पता चल गया कि भाई ये अपना लीगल राइट हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये नीचे का नहीं दिख रहा होगा, इसलिए बोलती हूँ मेरी क्लास में आप पेन पेपर लेके बैठा करें। ओरली भी दोस्तों मैं काफ़ी चीज़ बताती हूँ, तो आप उसको नोट करते हुए जाएं, क्योंकि लिमिटेशन तो आपको पता ही है। बाकी ये इधर से कट जाता है, ऐसे मोबाइल का जो कैमरा होता है सेट होता है ना, कि अगर ऐसे करते हैं तो ये ऊपर का कट जाता है, और फिर ये नीचे अगर नीचे एडजस्ट करते हैं तो ये नीचे का हो जाता है। तो इसको जैसे मैं बताती हूँ ना चीज़ें, तो आप नोट कर लेना। बाकी मैं PDF डाल दूंगी टेलीग्राम लिंक पे, डोंट वरी, ऐसे घबराने की बात नहीं है, तो रिवीजन कर लेना आप। लेकिन वही है, नोट करते हुए चलेंगे तो ठीक है। अब जैसे ये लीगल राइट है, मैंने बता दिया कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब ये किस आर्टिकल के तहत कानूनी अधिकार है? दोस्तों डायरेक्ट PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे दिया था 300B ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है, या तो 300 का आएगा ऑप्शन में, या आएगा 300A। तो आपको ध्यान रखना है जो ये लीगल राइट बना है ये आर्टिकल 300A के तहत बना है, तो आपको 300A पे ही लगाना है, या 300A होगा उसमें 300 का, ऐसे करके। और भाग पूछ लेते हैं कई बार, जैसे SSC वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, दिल्ली पुलिस, MTS हो गए, इसमें डायरेक्ट भाग से पूछ लेंगे कि जो ये संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार बन गया है, ये किस भाग में बना है, तो इसमें मतलब कौन से भाग में चला गया। तो आपको ध्यान रखना है भाग 12 में। तो दोस्तों ये थी आज की मौलिक अधिकार की क्लास। अब ये क्लास दोस्तों कंप्लीट हो गई है पूरी, मैंने डिटेल में आपको, अगर आपको डिटेल में देखनी है तो दोस्तों मेरे पीछे के लेक्चर देखें, आपको सारा वहाँ पर जो अपना ये भारत का मतलब जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड से लेके अब तक की जितनी मैंने एकदम कंटिन्यूसली जो कि मेंस में पूछी, और मेंस के टॉपिक के हिसाब से चल रही हूँ मैं 1 बाय 1। तो अपना मेंस का भी तैयार होता हुआ चल रहा है और PT का भी तैयार होता हुआ चल रहा है, क्योंकि जब मेंस की कर रहे और मैं हर तरीके से समझा रही हूँ कि PYQ में ऐसे पूछे गए हैं, यहाँ से ऐसे पूछे जाएंगे, यहाँ से ऐसे, तो दोस्तों बाहर तो जाना नहीं है कुछ। तो आप ये वीडियो देखना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट तो हर वीडियो में करती हूँ, आज भी कर रही हूँ, कि आपको दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, पसंद तो आई रही होगी आपको, मैम का एफर्ट दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है इतना इजी खुद से करना सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। सारी चीज़ों को तैयार करना, क्लास तैयार करना, फिर बोर्ड पे लिखने में ही 1-1.5 घंटा निकल जाता है, फिर क्लासेस शूट करना, तो जितना आसान देखने में लगता है उतना नहीं होता है। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, इस वीडियो का दोस्तों उद्देश्य ही यही है कि जो मेरे फ्रेंड्स गांव में रह के, जो स्टूडेंट गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे, दिल्ली में आके अपनी मतलब जो वो चाहते हैं कि यार दिल्ली में ये होता है हम भी कोचिंग ले लें, या इतनी सुविधाएं नहीं होती गाँव में, तो वो उनका सपना रह ही जाता है दोस्तों। बहुतों के तो मर ही जाते हैं, क्योंकि इतने संसाधन नहीं होते गाँव में। आप सभी को पता है कि कोचिंग की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आजकल YouTube इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप उससे हेल्प लेके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं सरल भाषा में गांव-गांव तक शिक्षा का प्रसार करूं, और जो भी मेरे दोस्तों का सपना है SDM और IAS IPS बनने का, उनके सपने में हम थोड़ा सा योगदान दे पाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर जब तक पढ़ते रहो।